हेलो, मैं सिर्फ उमेश शुक्ला, एडवोकेट, हाई कोर्ट, इलाहाबाद। हर आदमी को ये जानने का जिज्ञासा रहती है कि पुलिस अपना काम कैसे करती है। तो हमारे सीआरपीसी में चैप्टर 12 में पुलिस की प्रोसीडिंग की रीड कहे जाने वाला ये चैप्टर है, क्योंकि इसमें पूरा पुलिस की जो प्रोसीडिंग है वो बताई गई है। और इसमें जो है हम लोगों को मतलब कैसे जैसे हम लोग पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस उसको कैसे अपने एफआईआर में एनसीआर में दर्ज करती है, उसके बारे में पूरा डिटेल इस चैप्टर 12 में दिया गया है। मतलब पूरी पुलिस के बारे में जो प्रोसीडिंग्स है वो लगभग उसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि ये पुलिस की प्रोसीडिंग का बैकबोन है ये चैप्टर। इसमें सबसे पहले ये कि अगर अपराध संज्ञेय प्रकृति का है तो वो धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज होगी इसमें। अगर संज्ञेय प्रकृति का नहीं है, गैर संज्ञेय है, नॉन कॉग्निजेबल है, इसका मतलब वो अपराध जो सीरियस नेचर के नहीं है, तो वो जो है एनसीआर के तहत दर्ज होते हैं। अब हम लोग धारा 154 जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, जिसमें कि संज्ञेय अपराध होता है। एक एग्जाम्पल समझें कि मान लीजिए रामलाल नामक एक व्यक्ति के घर में चोरी हो जाती है, तो वो थाने में जाता है और थाने में इंस्पेक्टर से कहता है कि मेरे घर में चोरी हो गई। इंस्पेक्टर ये जब जज कर लेता है अपने से, मतलब जान जाता है कि ये अपराध संज्ञेय प्रकृति का है, तो वो उसको एफआईआर में कन्वर्ट कर देता है, दर्ज करवा देता है। जैसे ही अपराध एफआईआर दर्ज हो जाती है तो पुलिस के पास ये पावर ऑटोमेटिक आ जाती है कि वो उस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। दूसरी तरफ अगर अपराध संज्ञेय नहीं है, मान लीजिए श्यामलाल हैं, श्यामलाल आते हैं पुलिस इंस्पेक्टर के पास और वो कहते हैं कि हमारे पड़ोसी ने हमको गाली दिया, तो इंस्पेक्टर साहब इस चीज़ को समझ जाते हैं कि ये गैर संज्ञेय अपराध है और इसको दर्ज तो किया जाएगा, लेकिन इसमें अगर जांच करनी होगी तो उसके लिए पहले उन्हें मजिस्ट्रेट से आदेश लेना पड़ेगा। ऐसा कई बार केस में आ चुका है कि पुलिस ने एनसीआर केस को दर्ज तो किया और दर्ज करने के बाद बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के उसकी जांच शुरू कर दी। तो इसको जो है इस धारा में 155 में इसको निषेध बताया गया है कि आप बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के कोई भी मतलब पुलिस जो है कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। इसके बाद हम लोग दूसरी तरफ चलें, वो धारा 155 हो गया, 156 में जो है वो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। अगर मामला संज्ञेय जैसे कि रामलाल की चोरी का मैटर है, वहाँ पे वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ये चीज़ लिखी हुई है 156 में, और जो प्रोसीडिंग शुरू करेगी वो लिखा हुआ है 157 में। यानी ये अधिकार पुलिस को दी गई है कि मतलब कोई भी सक्षम अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में अगर उसने सुन लिया है कि ये फला अपराध हुआ है तो उसका वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ये लिखा हुआ है 156 में। और अगर और जब ये प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है और कैसे शुरू होगी ये सब लिखा हुआ है धारा 157 में। धारा 158 में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है तो उसकी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाई जाती है। उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाती है। मजिस्ट्रेट उसको देखता है, रिपोर्ट को देखता है, रिपोर्ट से अगर संतुष्ट नहीं होता है तो वो खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ये लिखा हुआ है धारा 159 में। अब धारा 160 आते हैं। धारा 160 में जो चोरी का मामला, मान लीजिए रामलाल की चोरी का मामला है, तो उस मामले में पुलिस जो है गवाहों को बुला सकती है। गवाहों को बुलाते समय इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि जो लेडीज़ हैं, अगर गवाह लेडीज़ हैं तो पुलिस को वहाँ पे जा कर के गवाही लेनी होगी। और अगर बच्चा है 15 साल से छोटा है तो इसके लिए भी पुलिस को वहाँ पे उस बच्चे के पास जाना होगा और गवाही लिखनी होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी को बुलाया गया है तो राज्य सरकार को
आने जाने का खर्चा देना होगा। ये इस धारा में लिखा हुआ। गवाहों को बुलाएंगे तो गवाहों का आने जाने का खर्चा उनको राज्य सरकार को देना होगा। नेक्स्ट है कि 161 धारा 161 ये कहती है कि जो भी उन्होंने मौखिक रूप से बयान दिया है उस मौखिक बयान को लिखना होगा। और 162 जो है वो यही मतलब यही बताती है कि जो 161 में आपने बयान दिया है, पुलिस वाले एकदम क्लियर बता देते हैं कि जो भी आपने 161 में बयान दिया है वो मतलब उसको लिख लिया जाता है। उसके बाद जो है ये बता दिया जाता है कि आपका जो बयान है वो तब तक उसकी वैल्यू नहीं है जब तक कि आपका वहाँ पर 164 का बयान ना हो जाए। आप वहाँ पर जब तक कि आप कोर्ट में जाकर के इस चीज़ को नहीं बोलेंगे तब तक इस बयान की पुष्टि नहीं होगी। ये चीज़ बोली गई है धारा 162 में। मतलब उसमें इम्पोर्टेंस बताया गया है किसके बारे में कि जो स्टेटमेंट आपने पुलिस में दिया है और पुलिस के सामने दिया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा सुनने में आता है कि पुलिस जो है वो कहीं साइन करने के लिए कहती है, तो ऐसा उस साइन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये जो धारा है ये क्लियर बोल रही है कि पुलिस के सामने दिया गया बयान वो तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि कोर्ट में आप उस चीज़ को नहीं बोलते हैं। इस चीज़ को जो है हमेशा विरोधाभास के रूप में लिया जाएगा। अगर आपने यहाँ पे कुछ और बयान दिया और कोर्ट में कुछ और बयान दिया तो हमेशा ये कॉन्ट्राडिक्ट रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 163 में साफ साफ कहा गया है कि पुलिस किसी भी मतलब गवाहों को न तो मतलब गवाही देने के लिए न तो कोई लालच देंगी, न कोई फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, डराएंगे धमकाएंगे नहीं। उनसे ये कोशिश करेंगे कि आप एकदम स्वतंत्र रूप से अपना बयान देंगे, एकदम जो सच है सत्य बातें हैं उन्हीं बातों को आप बताएंगे। किसी भी प्रकार का डराना धमकाना नहीं है, ये इसमें धारा 163 में लिखा हुआ है। मान लीजिए कोई पकड़ा जाता है, वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है, तो ये चीज़ एक बालिया बयान कहलाता है और ये धारा 164 में दिया गया है। इसके बाद अगर सूचना जिस प्रकार से मिलती है, संदेह हो जाता है कि ये चोरी रामलाल के यहाँ जो घर में चोरी हुई है वो सामान उस घर पे जाके मिल सकता है, तो पुलिस जो है धारा 165 के तहत उस घर का सर्च कर सकती है। और ये जो सर्च होगा ये लिखित होना चाहिए। सर्च वारंट मान लीजिए किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को दिया जा रहा है, सर्च करने के लिए कहा जा रहा है, तो सीनियर ऑफिसर को लिख करके देना पड़ेगा कि ये सर्च करना चाहते हैं। और सर्च करते समय 166 में चीज़ बताई गई है कि आपको वहाँ पे आस पड़ोस के गवाहों को इकट्ठा करना होगा, उनके सामने पुलिस जो है ये सर्च करती है। ये चीज़ बोली गई है 166 में। इसके बाद ये सब करने के बाद मान लीजिए किसी मुलजिम को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी जो है सारे सबूत वगैरह इकट्ठा नहीं कर पाई है पुलिस, और पुलिस को और समय चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वो 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस अपनी कस्टडी में किसी को अपने कस्टडी में नहीं रख सकती। तो पुलिस जो है अपराधी को और घंटे लेने के लिए और घंटे अपने कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट में जाती है और रिमांड की एप्लीकेशन देती है। और पुलिस अगर सेटिस्फाई करती है कोर्ट को कि हाँ हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, तो कोर्ट उनको समय दे देती है। कोर्ट जो है ये भी बता देती है कि आप 15 दिन पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं। अगर अपराध ऐसा है जिसकी सज़ा 10 साल से कम है तो आप जुडिशियल कस्टडी में 60 दिन रख सकते हैं, और अगर अपराध 10 साल से ज़्यादा है, गंभीर है, तो आप 90 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में रख सकते हैं। ये धारा 167 हो गया। अब इसके बाद ये है कि पुलिस लेके आई, वापस आई, फिर से पूछताछ की, सब कुछ किया, करने के बाद फिर से अपने सीनियर ऑफिसर को पुलिस जो है 168 में अपने सीनियर ऑफिसर्स को रिपोर्ट बना करके दे देते हैं कि ये हमारी जो जांच थी ये हमने किया, ये हमारी रिपोर्ट है। अगर रिपोर्ट से ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति को हमने पकड़ रखा है उसके खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, कोई सबूत उसके खिलाफ नहीं बन रहे हैं, कोई भी साक्ष्य नहीं है, तो A169 के तहत उसको छोड़ दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है। इसके बाद अगर मान लीजिए ये है 169, अगर कोई निर्दोष है तो उसे छोड़ दिया जाएगा 169। और 170 में क्या है, अगर मान लीजिए एविडेंस उसके खिलाफ है
तब उसको जो है उस रिपोर्ट को बना करके, ये सारे एविडेंसेस हैं, ये सारे साक्ष्य हैं, और इन सभी साक्ष्यों को पुलिस तैयार करके उसे मजिस्ट्रेट के पास भेज देते हैं। ये धारा 170 में कहा गया है। और जहाँ तक है धारा 170 है, इसमें तो एकदम क्लियर है कि सारे एविडेंस बना पूरा तैयार करके पुलिस को भेज देती है। इसके बाद नेक्स्ट है ये 171। उसमें ये है कि आप जो है कभी भी, मतलब पुलिस जो है कभी भी किसी गवाह को या जिसने FIR दर्ज करवाई है, शिकायतकर्ता को या NCR जिसने लिखवाई उसको कभी भी परेशान नहीं कर सकते। आप केवल और केवल इसी उद्देश्य से बुला सकते हैं जिसमें आपके केस को सहयोग मिले। ये नहीं कि आप बार बार उनको बुलाएं, उनको परेशान करें। ये चीज़ लिखी हुई है 171 में। 172 जो है वो केस डायरी के बारे में बताता है। केस डायरी में आपको पता होगा कि जैसे ही आप FIR दर्ज करवाते हैं तो जो वहाँ का थानाध्यक्ष है, थाने का थानाध्यक्ष होता है, वो किसी विवेचक को नियुक्त करता है। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसको वो नियुक्त करता है। और अब वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो सारी, जब वो मिलती है, सारी चार्ज उसको मिलता है, तो वो शुरू से ही अपना एक दस्तावेज है जिसमें कि वो शुरू से ही लिखता है कि आज हमको ये मिला है, ये चार्ज मिला है, ये घटना है, सारी चीज़ें जिस दिन, जिस समय, जिसकी गवाही, जिस तारीख की गवाही, हर चीज़ वो मेंटेन करता है। ये केस डायरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस केस डायरी में जैसे पर्चा नंबर 1 में ये मेडिकल रिपोर्ट है, पर्चा नंबर 2 में ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इस तरह से वो पूरे डे बाई डे जो है पूरा अपना केस डायरी तैयार करते हैं, और इसको जो है हर जगह, मतलब हर कोर्ट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसके बाद 173 जिसे हम लोग फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, और इसी को हम लोग चार्जशीट कहते हैं। जितने भी हमारे पास सबूत हैं, वो पुलिस के पास सबूत हैं, उसको तैयार करके ये लिख करके अंत में कि इनके खिलाफ ये धाराएं बनती हैं और इसके तहत इनके खिलाफ ये मुकदमा किया जा सकता है। ये हुआ यहाँ तक, ये फाइनल रिपोर्ट पुलिस ने अपना तैयार करके दे दिया। इसके बाद 174 जो है वो जैसे आत्महत्या वगैरह का जो मैटर होता है, कोई नदी के किनारे पड़ा हुआ डेड बॉडी है, उसके लिए है, तो वहाँ पर जो है पुलिस जाती है और वहाँ पे गवाहों को इकट्ठा करती है और उनका पंचनामा बनाती है। तो पंचनामा तैयार करती है, ये लिखा हुआ है 174 में, यानी इस तरह के केस में, आत्महत्या वगैरह के केस में, वहाँ पे पुलिस जो है एक पंचनामा तैयार करती है, ये 174 में। वहाँ पे ये जो सारी जो प्रोसीडिंग होती है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार किया है, पंचनामा जो तैयार किया है, उसमें विटनेस का सिग्नेचर होता है, सब कुछ ये सब चीज़ लिखा है 175 में। इस तरह से ये आपका जो आत्महत्या वाला केस है उसमें इस तरह से पुलिस अपना प्रोसीडिंग करती है। और लास्ट में ये है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगे, है ना, अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि या कभी कभी ऐसा मैटर होता है कि बिना मजिस्ट्रेट के ये सॉल्व नहीं होगा, तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट को भी जाना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन में जो है मजिस्ट्रेट को भी खुद जो है इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने ये देखा, एक बहुत ही सरल भाषा में समझे कि किस तरह से हमारी पुलिस काम करती है। ये हमारी जो प्रोसीडिंग है, ये धारा 154 से लेकर के 176 तक दिया हुआ है, सेक्शन 154 से लेकर 176 तक दिया हुआ है CRPC में, चैप्टर 12 में। जय हिंद।